हाय मेरे नौजवान ऊर्जावान हमारे देश के प्यारे प्यारे होनहारों। तो आज हम लोग चैप्टर एस ब्लॉक में अल्कली मेटल के एक नया केमिकल प्रॉपर्टीज रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन यानी फॉर्मेशन ऑफ हाइलाइट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आगाज़ शुरुआत करते हैं। तो ये देखा गया है कि ऑल अल्कली मेटल डायरेक्टली कंबाइंड विथ हैलोजन टू फॉर्म देयर हाइलाइट्स। ठीक है, क्या करता है कि जितना भी अल्कली मेटल है, ऑल अल्कली मेटल्स को आप हैलोजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये विगोरसली कंबाइंड टू फॉर्म देयर कॉरस्पॉन्डिंग हाइलाइट्स। ये हाइलाइट्स बनाता है। देखिए, ये अल्कली मेटल्स का हाइलाइट बनाता है। ठीक है, अब यहाँ आप जानते हैं यहाँ मेटल होगा, एम क्या होगा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम नहीं, फ्रांसियम का रेडियो एक्टिव एलिमेंट। और हेयर इज एक्स इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन होता है। तो सवाल ये उठता है कि सब रिएक्ट करता है तो क्या अलग अलग, क्या सब एक जैसा रिएक्ट करता है? जी नहीं, सबका रिएक्टिविटी अलग होता है। तो रिएक्टिविटी किस आधार पर होगा आप पता ही है। अल्कली एलिमेंट का जितना ही साइज बड़ा होगा, इलेक्ट्रॉन आसानी से, चूंकि यहाँ होता क्या है, ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है, जी हाँ, और ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गेन करता है। ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो ये लूज करेगा और ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो इसमें जितना ही इसमें लूज करने की टेंडेंसी होगा और जितना ही इसका गेन करने की टेंडेंसी होगा, अर्थात अल्कली मेटल का जितना ही आयनेशन एनर्जी कम होगा वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो सबसे कम किसका है, जी हाँ, सीजियम का, तो मोर रिएक्टिव। और हैलोजन में जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा, यानी गेन करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगा, या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा, तो वो उतना ही ज़्यादा। तो इस आधार पर आप क्या देख रहे हैं कि इसमें अल्कली मेटल में ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, क्योंकि ये इजिली लूज करता है। और हैलोजन में जो गेन करने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा हो वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, यानी अल्कली मेटल में लूज करने वाला और ये गेन करने वाला। ठीक है, तो ये तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जी हाँ बता सकते हैं आप। क्या बता सकते हैं, लिथियम से ज़्यादा सोडियम, देन पोटेशियम, देन रुबिडियम एंड देन सीजियम। जबकि हैलोजन में क्या होगा, F2, देन Cl2, देन Br2 एंड देन I2 होगा। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि ये जो हाइलाइट्स है, दिस हाइलाइट्स को आप दूसरे तरीके से भी प्राप्त कर सकते हैं। कैसे प्राप्त कर सकते हैं, व्हेनेवर यदि किसी अल्कली मेटल के ऑक्साइड को या हाइड्रोक्साइड को या कार्बोनेट को यदि आप हैलोजन के एसिड के साथ आप रिएक्ट करेंगे, देन यू कैन ऑब्टेन देयर कॉरस्पॉन्डिंग हाइलाइट्स। जैसे हम कह रहे हैं कि किसी मेटल ऑक्साइड को यदि आप क्या कर सकते हैं, हैलोजन एसिड के साथ, जहाँ एक्स यहाँ आप जानवे करते हैं कुछ हो सकता है, तो उस समय भी आप इसको अचीव कर सकते हैं। हाइलाइट्स कैसे अचीव कीजिएगा जी, हाँ जी, तो देखिए ये यहाँ रहने जी, तो क्या हो जाएगा 2mx प्लस H2O। देखिए यहाँ ये हैलोजन का एसिड है, ये एसिड एक्स, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये जी हाँ ये हो गया, ये बन गया मेटल हैलाइट्स। यदि आप चाहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं, हम ऐसा करें, तो हैलोजन एसिड को ये क्या है, ऑक्साइड है, अल्कली मेटल का ऑक्साइड, ये अल्कली मेटल का हाइड्रोक्साइड है। हाइड्रोक्साइड को भी हैलोजन एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो प्लस H2O ऑब्टेन होगा। वैसे ही यदि आप कार्बोनेट के साथ भी गर्म करेंगे तो भी आपको ये एसिड ऑब्टेन होगा। तो क्या होगा, 2mx प्लस CO2 प्लस H2O। तो देखिए सर, हैलोजन एसिड नहीं, देयर कॉरस्पॉन्डिंग हाइलाइट्स बनता है, अल्कली मेटल का हाइलाइट बना। अब ये हाइलाइट चाहे आप डायरेक्टली अल्कली मेटल को हैलोजन से रिएक्ट करके बनाइए, या फिर यानी नाक कैसे छुइए या ऐसे छुइए। ठीक है, आपने यहाँ डायरेक्ट नाक ऐसे छुआ है, यहाँ आपने नाक छूने के लिए क्या किया है, ऐसे हाथ को घुमाया है, यानी आपने अल्कली मेटल्स हाइलाइट्स को इनडायरेक्टली कैसे बनाए हैं, व्हेनेवर देयर ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड एंड कार्बोनेट ट्रीटेड विथ या रिएक्टेड विथ देयर कॉरस्पॉन्डिंग हैलोजन के एसिड के साथ। ठीक है, तो चलिए बना तो सही। तो अब जरा देखते हैं कि ये जो हाइलाइट्स है, ये देखिए, चलिए ये हाइलाइट्स के बारे में जानिए। चलिए इसको हम हाथ में मिटा रहे हैं, मिटा दे। देखिए ये जो हाइलाइट्स है, ये हाइलाइट्स का खासियत है सर कि ऑल आर कलरलेस। ये जितना भी हाइलाइट्स है
प्रॉपर्टीज ऑफ हाइलाइट्स हम लिख रहे हैं, ये हाइलाइट्स आर कलरलेस है, ठीक है। और देखिए ड्यूरिंग दिस फॉर्मेशन ए डिफिनिट अमाउंट्स ऑफ हीट इज रिलीज, एक निश्चित अमाउंट्स ऑफ हीट रिलीज होगा ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ मेटल हाइलाइट्स, एंड देयरफॉर दिस अमाउंट्स इज कॉल्ड इंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन। एंड व्हाट इज द इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन? अमाउंट्स ऑफ हीट या एनर्जी व्हिच इज इवॉल्व ड्यूरिंग देयर फॉर्मेशन। तो वह फॉर्मेशन में जो इंथैल्पी निकलता है वो हाई निगेटिव वैल्यू होता है, यानी हाई निगेटिव वैल्यू, एंड द वैल्यू ऑफ इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अल्कली मेटल हाइलाइट्स इज हाई निगेटिव वैल्यू, मतलब हाई अमाउंट्स ऑफ एनर्जी रिलीज होता है। तो हाई निगेटिव वैल्यूज ऑफ डेल्टा HF, मतलब ये क्या है? इंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ये होता है, और किसका किससे ज़्यादा कम होता है ये बात की बात है। चलिए अब आपको ये देखना है कि ये जितना भी है ये सब आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, दे आर आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। लेकिन आपको ध्यान में रखना होगा, एक्सेप्शन ध्यान में रखना होगा, और इस पर हम लोग चर्चा भी करेंगे। लिथियम का हाइलाइट्स, दिस इज लिथियम का जो हाइलाइट्स होगा ये कोवैलेंट नेचर होता है, कोवैलेंट नेचर का होता है, ठीक है। और तीसरा आप देखिएगा कि देयर सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइलाइट्स, सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइलाइट, सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइलाइट एक्सेप्ट फ्लोराइड, एक्सेप्ट फ्लोराइड, फ्लोराइड, ठीक है, gradually decreases from, यदि हम लिथियम हाइलाइट्स को छोड़ भी दे, चूँकि लिथियम का हाइलाइट्स कोवैलेंट इन नेचर होता है, तो सिंपल सा बात है सॉल्युबिलिटी इन वाटर इनसॉल्युबल होगा, ठीक है। तो इसको हम हटा भी दे तो हम सोडियम से ऐड करें Na(X2) डिक्रीज करता है Na(X2)CSX, यानी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करता है। जैसे मान लीजिए NaCl से CsCl तक जाएंगे तो सॉल्युबिलिटी हमारा डिक्रीज करेगा। तो चलिए बारी बारी से हम इस तीनों पर डिस्कस करते हैं कि व्हाई द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, व्हाई द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अल्कली मेटल हाइलाइड इज हाई निगेटिव, व्हाई दे आर आयनिक इन नेचर, एंड व्हाई द आयनिक इन नेचर नहीं, व्हाई द कोवैलेंट इज, व्हाई द लिथियम हाइलाइड इज कोवैलेंट इन नेचर, rest alkali metal is ionic, then why lithium become covalent, and then what is the solubility criteria of this alkali metal halide। तो 1 मिनट पे चलिए शॉर्ट लीजिए, देन आते हैं। तो जैसा आप मेरे होनहारों आपने छाप लिए होंगे, यानी इसको कॉपी कर लिए होंगे। तो देखिए नेक्स्ट हम लोग को करना क्या है कि ये 3 को एलिब्रेट करके थोड़ा देख ले कि इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस हाइलाइट्स आर निगेटिव वैल्यू, हाई निगेटिव वैल्यू, इस पर थोड़ा सा डिस्कस करें। और ज़्यादा हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे कि लिथियम का हाइलाइट्स जो है व्हाई दिस इज कोवैलेंट इन नेचर, एंड देन सॉल्युबिलिटी के बारे में। तो ये तीनों पर डिस्कस करते हैं। तो चलिए ज़रा इसको हम मिटाते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। तो देखना क्या है सर, पहला देखना यही है कि इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फ्लोराइड्स, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फ्लोराइड्स, enthalpy of formation of fluoride becomes less and less negative when we move LiF to CSF। मतलब इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन यानी डेल्टा HF, देखिए स्टैंडर्ड इंथैल्पी भी करें, इंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइलाइट्स, यानी हाइलाइट में फ्लोराइड become less and less negative from LiF to CSF, ठीक है। यानी जो हम LiF से CSF तक आएंगे, ठीक है, ये वैल्यू आप याद नहीं करना है इसका। देखिए इसका वैल्यू 612 माइनस में, देखिए ये माइनस में 612 है, ये डेल्टा HF है, ठीक है, 612 हो रहा है। वैसे ही ये
माइनस में कमता जाएगा और ये जो इसका जो है ये 531 देखिए ये तो क्या है, ग्रेजुअली निगेटिव वैल्यू घट रहा है। निगेटिव वैल्यू घट रहा है मतलब लेस अमाउंट्स ऑफ एनर्जी रिलीज, जबकि इन ए केस ऑफ बट डेल्टा HF यानी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्लोराइड्स ब्रोमाइड्स, ये वैल्यू याद नहीं रखना है, बस ध्यान में रखना है। ब्रोमाइड आयोडाइड के केस में बिकम more and more negative from LiX to CSX, जहाँ X आपका फ्लोरीन नहीं, कौन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो एक एग्जांपल मैं आपको बता दूं, LiCl से जब ऐसे ही आप ऐसे आएंगे, कहाँ आएंगे, CSCl, ठीक है। तो देखिए यहाँ इसका डेल्टा HF फॉर्मेशन -398 है, ठीक है, -39। तो ऐसे ही ये बढ़ता जाएगा और ये इसका कितना -424 है। तो क्या देख रहे हैं, निगेटिव में बढ़ रहा है, देख रहे हैं, यही निगेटिव में बढ़ रहा है, बिकम मोर एंड मोर निगेटिव में बढ़ रहा है, ये निगेटिव में घट रहा है। यानी निगेटिव में घट रहा है मतलब लेस अमाउंट्स ऑफ एनर्जी निकल रहा है, और यहाँ निगेटिव में बढ़ रहा है मतलब मोर अमाउंट्स ऑफ एनर्जी रिलीज हो रहा है ड्यूरिंग देयर फॉर्मेशन। तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं। अब तीसरा इससे रिलेटेड बात है कि क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड्स, ठीक है। फ्लोराइड में देखते हैं लार्जर अमाउंट्स ऑफ एनर्जी रिलीज होगा, यानी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में क्या है, चाहे जो भी हो घट भी रहा हो, लेकिन द फ्लोराइड के केस में जो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है वो किस क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड के तुलना में ज़्यादा है। दैट्स वाई सो फार एज देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज कंसर्न, सो फार एज देयर स्टेबिलिटी इज कंसर्न, तो क्या होगा बताइए। तो स्टेबिलिटी या मेल्टिंग पॉइंट ऑफ हैलाइड क्या होगा, तो ये आप VVI करके ध्यान में रखिए, ये कितना बार पूछा हुआ होगा। फ्लोराइड का सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है, देन क्लोराइड होगा, देन ब्रोमाइड एंड देन आयोडाइड। तो चलिए इसको आप लिखें, तो चलिए इसको मिटा दें। तो और इसके मिटाने के बाद दूसरा प्रश्न का हम लोग जवाब ढूंढते हैं, वो क्या है, हाइलाइट्स के नेचर के बारे में। क्या है नेचर, कि ऑल हाइलाइट्स आर आयनिक नेचर, क्रिस्टलाइन आयनिक। हाउएवर लिथियम्स क्या है, कोवैलेंट नेचर, लिथियम हाइलाइट्स आर कोवैलेंट नेचर। तो इसका जवाब ढूंढना है, और शायद आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़े होंगे तो वहाँ फैजन्स रूल पढ़े होंगे, ठीक है। तो वो रूल को यहाँ पढ़ना है, तो थोड़ा चलिए बताते हैं, आप जानते हैं फिर भी बता दें। देखिए, इस धरती पर कोई परफेक्ट नहीं है सर। जी हाँ, किस आधार पर बता रहे सो, देखिए, जिसको आप बहुत अच्छा कहते हैं, ठीक है, यदि आपके लाइफ में कोई आइडियल होगा जिसको आप आइडियल मानते हो, क्यों मानते हैं, क्योंकि आपकी नज़र में वो परफेक्ट है ना, हर एंगल से वो क्या है, एकदम आइडियल है, परफेक्ट है। लेकिन आप यदि वास्तविकता क्या है कि यदि आप उसमें ढूंढेंगे तो निश्चित रूप से क्या होगा, उसमें कहीं ना कहीं कुछ न कुछ क्या होगा, डिसऑर्डर होगा, कहीं ना कुछ गड़बड़ी होगा, ठीक है। यानी इस नेचर में कोई परफेक्ट नहीं है। जिसको आप बहुत अच्छा कहते हैं उसमें भी अवगुण होगा, और जो बहुत खराब जिसको कहते हैं उसमें भी कुछ गुण हो सकता है। हाँ, तो फिर हम लोग अच्छा को अच्छा क्यों कहते हैं, इसलिए अच्छा कहते हैं कि उसमें परसेंटेज गुड कैरेक्टर उसमें ज़्यादा है। इसको बुरा क्यों कहते हैं, क्योंकि परसेंटेज बैड कैरेक्टर इसमें ज़्यादा है, इसलिए बैड मैन है और ये गुड मैन है। ऐसे ही आप देखते हैं कि जिसको आप आयनिक कंपाउंड कहते हैं भैया, वो आयनिक कंपाउंड भी कंप्लीट आयनिक नहीं है, उसमें कुछ न कुछ कोवैलेंट कैरेक्टर है, इन परसेंटेज कोवैलेंट कैरेक्टर है। जिसको आप कोवैलेंट कंपाउंड कहते हैं उसमें भी आयनिक कैरेक्टर है। तो फिर आयनिक को आयनिक क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा है। कोवैलेंट कंपाउंड को कोवैलेंट क्यों कहते हैं, उसमें परसेंटेज कोवैलेंट कैरेक्टर है। और कभी इस आधार पर यदि हम लिथियम के बारे में देखें कि व्हाई
वाई लिथियम हैलाइड्स, lithium halide, why the lithium halides shows covalent character, यानी इसका जो मोस्ट ऑफ कंपाउंड्स है ये कोवैलेंट कंपाउंड हो जाता है। तो इसको आप प्रूफ कर सकते हैं या एक्सप्लेन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू फाइजन्स रूल, जो आप पीरियोडिक केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े होंगे। और कहानी बड़ी सिंपल है। क्या सिंपल है कि इस यूनिवर्स में कोई परफेक्ट नहीं है सर, जिसको आप परफेक्ट कहते हैं उसमें भी वही बात है, क्या है, इम्परफेक्शन है। तो चलिए, कहने का मतलब है कि ऐसा कुछ लिथियम हैलाइड्स में है जिसके कारण इसके अंदर ऐसा कुछ हो गया जिसके कारण वो आयनिक कंपाउंड ना होकर के कोवैलेंट कंपाउंड हो गया। मतलब आप जानते हो कि आयनिक कंपाउंड्स क्या है, आयनिक बॉन्ड क्या है, नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड है। तो ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, जब केटायन और एनाइन एक दूसरे के नज़दीक में आ जाता है, ठीक है, तो हर आयनिक कंपाउंड में ऐसा होता है। क्या होता है कि ये केटायन इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचता है, यानी इसके इंटरनली इसमें कोवैलेंट कैरेक्टर आने लगता है। लेकिन वो कोवैलेंट कैरेक्टर क्या होता है, बहुत कम होता है। अब जस्ट बताएं हैं कि यूनिवर्स में क्या है, सब कुछ है। जिसको आप कोवैलेंट कंपाउंड कहते हैं वो भी परफेक्टली कोवैलेंट नहीं है, उसमें आयनिक कैरेक्टर है। और जिसको आप आयनिक कंपाउंड कहते हैं उसमें भी कोवैलेंट कैरेक्टर है। तो हम लोग कोवैलेंट को जस्ट बताएं, कोवैलेंट को कोवैलेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें परसेंटेज कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है। आयनिक को आयनिक क्यों कहते हैं, उसमें परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा। लेकिन आयनिक लिथियम हाइलाइट्स में इंटरनली इतना ज़्यादा डिस्टॉर्शन हो गया, इतना ज़्यादा डिस्टॉर्शन होगा कि उसका आयनिक कैरेक्टर गेट चेंजेज इनटू कोवैलेंट कैरेक्टर। और हुआ क्यों, सो देखिए। अब जरा देखिए, ये साइज स्मॉलर एलाई था, ये क्या था, स्मॉलर साइज वाला था, ये स्मॉलर साइज वाला था, और ये लार्जर एनाइन था। एनाइन का साइज ये बड़ा होगा, तो वो क्या करता है कि इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स को अट्रैक्ट करता है, खींचता है। खींचने का मतलब इंटरनली इसमें ये कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ाता है, यानी ये पोलराइज कर देता है। पोलराइज्ड एनाइन, यानी उस एनाइन को क्या करता है, पोलराइज करता है। ये क्या है, अनपोलराइज्ड, अनपोलराइज्ड एनाइन। तो जितना ही ज़्यादा पोलराइजेशन करेगा केटाइन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोलराइजिंग पावर। केटाइन की इस पावर को क्या कहेंगे, पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग पावर, पावर। और एनाइन को खिंचा जाने को क्या बोलेंगे, पोलरसेबिलिटी, पोलरसेबिलिटी, ठीक है। और इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलेंगे, पोलराइजेशन बोलेंगे। तो केटाइन में जितना ही पोलराइजिंग पावर होगा, मतलब ये खींचने, पोलराइज करने का पावर होगा एनाइन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, ठीक है। और एनाइन जितना ही खिंचा जाने की टेंडेंसी होगा बाय एनाइन, बाय केटाइन, उसको हम लोग पोलरसेबिलिटी बोलेंगे। तो ये जितना ही दोनों ज़्यादा होगा, केटाइन का खींचने की टेंडेंसी यानी पोलराइजिंग पावर, एनाइन के खिंचा जाने की प्रवृत्ति टेंडेंसी यानी पोलरसेबिलिटी, उतना ही इस आयनिक कंपाउंड्स में इंटरनली कोवैलेंट कैरेक्टर इंक्रीज कर जाएगा। और ये जो दोनों फेनोमेनन है लिथियम हाइलाइट्स में इतना सूटेड है, इतना बेटरमेंट, इतना बेटर ढंग से हुआ कि इसमें कोवैलेंट कैरेक्टर इतना बढ़ गया कि अंत में लोग कहा कि भैया तौबा तौबा तौबा, तुम में तो आयनिक कंपाउंड अब तो रहा नहीं, तुम्हारे अंदर कोवैलेंट कैरेक्टर इतना हो गया कि अब तुम कोवैलेंट कंपाउंड हो गए। समझ गए बात। तो देखिए कितना क्या होगा, हाइयर, हाइयर क्या होगा, हाइयर द, ये क्या चीज़, पोलराइजिंग पावर, ये पोलराइजिंग पावर ऑफ केटाइन एंड पोलरसेबिलिटी ऑफ एनाइन, जितना ही ज़्यादा होगा उतना ही क्या होगा, मोर कोवैलेंट कैरेक्टर होगा। अब जरा देखिए इस किस किस चीज़ पर देखता है। तो दो चीज़ अभी देखे हैं, स्मॉलर साइज केटाइन, केटाइन का जितना साइज छोटा होगा उतना ही पोलराइजिंग पावर होगा, बताए हैं। तो लिथियम में देखिए LiF NaF, क्लोराइड में बताए LiCl NaCl KCl RbCl CaCl। देखिए इसमें सबसे छोटा साइज किसका है, लिथियम का है। देखिए ये देखिए, तो इसका क्या होगा,
इसमें मोर कोवैलेंट कैरेक्टर होगा, मोर कोवैलेंट कैरेक्टर होगा। क्यों? क्योंकि इसका साइज छोटा होने के कारण इसकी तुलना में, किसी के तुलना में लेंगे ज़्यादा पोलराइजिंग पावर इसमें होगा, ठीक है। और दूसरा देखिए, लार्जर साइज ऑफ एनाइन, लार्जर साइज एनाइन का साइज बड़ा होने से क्या होगा जी? जी हाँ, ये हो जाएगा पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगा, तो उसमें क्या होगा? कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। तो इसमें आप देखिए LiF, LiCl, LiBr, LiI। तो इसमें सबसे ज़्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर किस में होगा? इसमें होगा। काहे? मोर कोवैलेंट कैरेक्टर क्या होगा? क्यों होगा मोर कोवैलेंट? LiF, LiI बिकम मोर कोवैलेंट। वाई? बिकॉज लार्जर साइज ऑफ एनाइन, मतलब आयोडाइड का, यहाँ आयोडीन का साइज सबसे बड़ा होता है। ऐसे ही यदि एक एग्जांपल और किस में बैठा दीजिए, NaCl, NaBr, ये वैसे ही NaF, ऐसे कर सकते हैं NaF, NaI, तो सबसे ज़्यादा इसमें कोवैलेंट कैरेक्टर होगा। तो ये बात होगी। इसके अलावा इसी दो पर डिपेंड करता है चार्जेज ऑफ आयन, चार्जेज ऑफ आयन, यानी आयन पर चार्ज जितना ही ज़्यादा होगा, यानी जैसे देखिए NaCl है, MgCl2 है और AlCl3 है। देखिए केटाइन पर चार्जेज आप पता ही है, ये जितना ही चार्जेज केटाइन का ज़्यादा होगा यानी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगा और उसमें कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। जितना ही एनाइन का साइज, हाँ, जितना ही चार्जेज ज़्यादा होगा मतलब साइज छोटा होगा। एनाइन का चार्जेज ज़्यादा होगा मतलब साइज बड़ा होगा, ठीक है, तो उतना ही पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगा। तो यहाँ देखिए NaCl, फिर देखिए Na2SO4, फिर है Na3PO4। यहाँ देखिए PO4 का क्या, 3 माइनस SO4 का कितना, 2 माइनस इसका -1। तो आप देख लिए यहाँ ये वाला, ये जो दो है ये क्या है, मोर कोवैलेंट हुआ, मोर कोवैलेंट कैरेक्टर हुआ। कोवैलेंट कैरेक्टर क्यों हुआ? आप समझ गए क्यों? इसमें केटाइन का चार्ज ज़्यादा है, चार्ज ज़्यादा मतलब साइज छोटा है, पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है। एनाइन का साइज बड़ा है, चार्जेज बड़ा है मतलब साइज बड़ा है, पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा है, तो कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है। इसके अलावा एक कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पर भी डिपेंड करता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इस पर भी डिपेंड करता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहता है यदि दो आयन जिस दोनों का साइज यदि बड़ा हो तो उस समय वो एलिमेंट जिसमें स्यूडो नोबल कन्फिग्रेशन है, स्यूडो नोबल कन्फिग्रेशन है, वो वाला मोर कोवैलेंट होगा, मोर कोवैलेंट कैरेक्टर, उसमें कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। जैसे CuCl है, यहाँ देखिए CuCl और NaCl, CuCl और NaCl दोनों का साइज लगभग बराबर होता है। CuCl का साइज लगभग कितना, 1.02 पिकोमीटर, यहाँ 0.96 पिकोमीटर के बराबर होता है, तो साइज लगभग बराबर है। तो उस समय हमारा क्या होगा, Cu प्लस का प्लस जो कन्फिग्रेशन आप लिखेंगे वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में यहाँ 18 इलेक्ट्रॉन है, 9 की 8 है, स्यूडो नोबल कन्फिग्रेशन, दैट्स वाई CuCl बिकम मोर कोवैलेंट देन NaCl, ठीक है। तो ये कब अप्लाई करेंगे, जब आप साइज केटाइन का दोनों का बराबर होगा तब। लेकिन मेनली यही दो है, क्या, केटाइन का साइज छोटा, एनाइन का साइज बड़ा, और ये दोनों ही बहुत अच्छा से सूट खाता है किसमें, लिथियम में। लिथियम का में केटाइन का साइज इतना छोटा है कि भाई ये पोलराइजिंग पावर इतना स्ट्रांगली करता है, दैट्स वाई इसमें इंटरनली कोवैलेंट कैरेक्टर इतना बढ़ जाता है कि भैया वो क्या हो जाता है, जस्ट बताए। चलिए कॉपी करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग सॉल्युबिलिटी के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखिए ऑल दीज हाइलाइट्स आर सॉल्युबल इन वाटर एक्सेप्ट लिथियम फ्लोराइड्स। तो आप लिख सकते हैं ऑल दीज हाइलाइट्स आर सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। एक्सेप्ट क्या है, LiF, याद रखिए।
जबकि LiF अपने में जितना भी हैलाइड्स है, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडीन में इसमें सबसे ज़्यादा कोवैलेंट इसमें आयनिक कैरेक्टर है। ठीक है, फिर भी ये कम, जैसे आयनिक कैरेक्टर की बात कीजिएगा तो LiF में सबसे ज़्यादा ये LiCl, LiBr और LiI देख रहे हैं। इसमें आपका ये देखिए, ये आपका एकदम क्या है, ये आयनिक कैरेक्टर शो करता है, कोवैलेंट। और ये सब तो एकदम इतना ज़्यादा इसमें डिस्टॉर्शन हो गया कि ये कोवैलेंट कैरेक्टर नहीं बल्कि कोवैलेंट कंपाउंड हो जाता है। ठीक है, तो इसमें देखिए, तो फिर भी ये इसमें आयनिक और लिथियम हाइलाइट्स की तुलना में इसके जो फ्लोराइड है उसमें आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा है, फिर भी ये इनसॉल्युबल है। ठीक है, तो आप इसको बताइए ये इनसॉल्युबल क्यों है। सो याद रखिएगा, ये है ड्यू टू हाई लैटिस इंथैल्पी। इसका लैटिस इंथैल्पी इतना ज़्यादा है कि यह पानी में नहीं घुलता है। एक दूसरा है सीजियम आयोडाइड, देखिए ये कहता है इनसॉल्युबल है, याद रखिए, ये याद रखना है, ये दोनों इनसॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू, देखिए इसमें ड्यू टू स्मॉल वैल्यू या स्मॉल वैल्यू ऑफ इंथैल्पीज ऑफ हाइड्रेशन का है, कम है इस दोनों का, ड्यू टू स्मॉल वैल्यू ऑफ इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ बोथ आयन। यहाँ Ca प्लस का और I माइनस का ड्यू टू लार्जर साइज। यहाँ इसका और इसका साइज इतना बड़ा है, इसके कारण इसका इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन इतना कम हो जाता है कि ये इनसॉल्युबल होता है। ठीक है, तो अब आप देखिए कि एक्चुअली लिथियम हैलाइड इसमें आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा है, ये तो आयनिक कंपाउंड है ही, फिर भी ये पानी में घुलने के लिए तैयार नहीं है, समझ रहे। तो याद रखिए, आपको याद रखना है कि आयनिक कंपाउंड्स में भी ऐसा नहीं कि आयनिक कंपाउंड्स है, ऐसा नहीं कि आप क्या करेंगे कि फलाना जगह कोचिंग कर लिए तो फिर आपका सक्सेस रेट हो, मतलब आप कंपीट कर ही जाएंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि आयनिक कंपाउंड है तो इसका मतलब वो पानी में घुलिए जाएगा, सॉल्युबल है नहीं। सॉल्युबिलिटी जो है, देखिए यदि लैटिस इंथैल्पी आयनिक कंपाउंड में भी यदि लैटिस इंथैल्पी ज़्यादा है, बिकम ग्रेटर देन हाइड्रेशन इंथैल्पी, तो उस समय वो आयनिक कंपाउंड होने के बावजूद भी वो साल्ट जो है इनसॉल्युबल इन वाटर। आप जानते हैं लैटिस इंथैल्पी क्या है, बस समझो कि लैटिस इंथैल्पी मतलब मजबूती और हाइड्रेशन इंथैल्पी मतलब तोड़ने वाला। तो मजबूती वाला क्या है, ज़्यादा है, और तोड़ने वाला कमज़ोर है, तो कहाँ से घुलेगा, उल्टा कर दीजिए। यदि लैटिस इंथैल्पी से ज़्यादा हाइड्रेशन इंथैल्पी, केमिस्ट्री वाला डिफिनीशन आप जानते हैं, लेकिन हम इसको क्या कहते हैं, पटियाने वाला, है ना। आयनिक कंपाउंड है, आप पानी उसको जैसे मान लीजिए NaCl है, ये है, ये पानी क्या कहता है इसको, ये देखिए ये दोनों के बीच में मजबूती क्या हो गया, लैटिस इंथैल्पी, और पानी इसको अट्रैक्ट, दोनों को बुलाते हैं आना भाई, है ना। तो ये जो पटिया रहा है इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये हो गया हाइड्रेशन इंथैल्पी, समझिए। और इन दोनों के बीच में जो मजबूती है वो है लैटिस इंथैल्पी। तो ये दोनों प्लस माइनस के बीच में, ये देख रहे हैं प्लस माइनस के बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, है ना। और ये इसको जो खींच रहा है, पटिया रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, उससे ये ज़्यादा होगा तो ये नहीं घुलेगा। लेकिन ये पटियाने वाला, खींचने वाला Cl माइनस Na+ को खींच लेगा, तो ऑलरेडी ये टूट जाएगा मतलब घुल जाएगा। तो उस समय ये साल्ट क्या होगा, साल्ट इज सॉल्युबल इन वाटर। तो आप इस बात को भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो इसके अलावा जो लिथियम्स का, ये जो अल्कली मेटल्स का हैलाइड्स है, उसका सॉल्युबिलिटी ग्रेजुअली डिक्रीज करता है। सॉल्युबिलिटी ग्रेजुअली डिक्रीज करता है।
डिक्रीज करता है ना। कहाँ से? फ्लोराइड को छोड़ करके, फ्लोराइड की बात हम नहीं करते हैं, फ्लोराइड एक्सेप्ट फ्लोराइड ग्रेजुअली डिक्रीज करता है। कहाँ से? LiCl टू CsCl, एक्स कर देते हैं यहाँ से, LiX टू CsX, जहाँ X क्या है? क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। तो यहाँ ग्रेजुअली डिक्रीज कर रहा है, ग्रेजुअली डिक्रीजेज। काहे डिक्रीज करता है? सो देखिए, डिक्रीज करने के पीछे कारण क्या है? तो कहता है कि ये जो डिक्रीज करता है लैटिस इंथैल्पी के बढ़ने से नहीं, सॉल्युबिलिटी जो घट रहा है इसके घटने से नहीं, ये ऊपर से नीचे यदि हम बढ़ेंगे तो लैटिस इंथैल्पी भी घटता है, हाइड्रेशन इंथैल्पी भी घटता है, लेकिन हाइड्रेशन इंथैल्पी लैटिस इंथैल्पी से ज़्यादा घटता है, जिसके कारण यहाँ सॉल्युबिलिटी घटता है। तो यहाँ क्या है? ड्यू टू डिक्रीज मोर, ये जो डिक्रीज कहे हैं थे, मोर डिक्रीज इन ए हाइड्रेशन इंथैल्पी, हाइड्रेशन इंथैल्पी देन corresponding lattice enthalpy। यानी ऊपर से नीचे यदि हम यहाँ से यहाँ आते हैं तो दोनों चीज़ घटता है, हाइड्रेशन घटता है और लैटिस इंथैल्पी भी घटता है, लेकिन हाइड्रेशन इंथैल्पी ज़्यादा घटता है, यानी लैटिस इंथैल्पी ज़्यादा प्रभावी हो जाता है ना, यानी लैटिस इंथैल्पी ज़्यादा डोमिनेंट फैक्टर हो जाता है, जिसके कारण सॉल्युबिलिटी घटता है, LiCl LiX टू CsX। तो दिस इज ऑल अबाउट योर क्या चीज़? हाइलाइट्स। ठीक है, तो आज हमने रिएक्शन टुवर्ड्स हैलोजन यानी हाइलाइट्स के बारे में पढ़े हैं। तो चलिए आज की मुलाकात को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कुछ टॉपिक के लेके। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं।